सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज की हमारी ये ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट्स बॉटनी से रिलेटेड है। हम JNVU जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड पेपर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक को प्रारंभ किया था वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम सामान्य नाम से आर्मी कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। हमने उससे पहले इस एंजाइम से संबंधित डिस्कस किया था कि इसकी खोज कैसे हुई, किन जीवों में ये पाया जाता है, उस जीव में इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA जैसे न्यूक्लिक एसिड को निश्चित खंडों से काटता है और काट करके उसको कई भागों में विभक्त करता है। ये जिस स्थान से काटता है उन क्षेत्रों को अभिज्ञान स्थल के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज साइट या अभिज्ञान स्थल जो निश्चित प्रकार के होते हैं से DNA को अथवा RNA को काटता है। सामान्य तौर पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA के लिए पढ़े जाते हैं। इन क्षेत्रों में या अभिज्ञान क्षेत्र क्या हुए हैं, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो ये पैलिंड्रोम क्षेत्र होते हैं। पैलिंड्रोम वे स्थल हैं जहाँ पर DNA की दोनों रज्जु को हम यदि विपरीत दिशा से इसका पठन करें, इसको पढ़ें, तो उसमें स्थित न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक प्रकार की होती है। एक प्रकार की मतलब फॉर एग्जांपल यदि सीक्वेंस है ATTA, तो इसकी जो विपरीत होगा वो इसका पूरक होना चाहिए। हालांकि ATTT ऐसे पूरक अनुक्रम नहीं होता। तो ऐसे क्षेत्रों को पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम साइट के नाम से जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निश्चित पैलिंड्रोम क्षेत्र से काटकर उसको अलग अलग भागों में विभक्त करता है। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस क्षेत्र से DNA को काटता है तो काटने के बाद जो सिरे उत्पन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में इस क्लास में उस एंड्स को या उन सिरों के बारे में देखेंगे जो DNA के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कार्य करने के पश्चात निर्मित होते हैं। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है और कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं इत्यादि के बारे में आज इस क्लास में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को इस रज्जु को काटता है तो क्या आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA स्ट्रैंड के किस भाग पर कार्य करता है? तो वो क्षेत्र कौन सा होता है? शर्करा और फॉस्फेट के मध्य पाए जाने वाले एस्टर बंध को तोड़ता है। फॉस्फो एस्टर बंध कहते हैं इसको। और कौन से कार्बन पे लगे हुए फॉस्फेट के साथ में क्रिया करता है? तो ये जनरली शर्करा के तीसरे कार्बन पर स्थित फॉस्फेट और शर्करा के मध्य के बंध को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा तोड़ता है। इस तोड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ कि यदि इनके रिकॉग्नाइज साइट दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग है, फॉर एग्जांपल इसमें एक ये है और दूसरा ये है, तो इसके फलस्वरूप जो सिरा बनता है, जो एंड्स बनेंगे वो इस प्रकार के बनेंगे। तो हम इस प्रकार के एंड को क्या कहेंगे, अथवा यदि उसके कटाव क्षेत्र से दोनों भाग एक समान प्रकार के बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कार्य करने के आधार पर उस DNA में उपचार के पश्चात दो प्रकार के एंड बनते हैं। एक को हम स्टिकी एंड कहते हैं और दूसरे को ब्लंट एंड के नाम से जानते हैं। ब्लंट में दोनों रज्जु के सिरे होते हैं वो बराबर होते हैं
स्टिकी एंड में दोनों रज्जु में से एक रज्जु छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो हम पहले बात करते हैं ब्लंट एंड क्या होता है। जब कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम जो अपोजिट साइड से काटते हैं, दोनों अलग अलग भाग पर, फॉर एग्जांपल इस जगह से और इस जगह से, जैसे इस एंड को एक इस जगह से काटा जा रहा है और इस जगह से काटा जा रहा है, तो इसके फलस्वरूप जो डीएनए खंड जो बनते हैं वो ब्लंट एंड के बनते हैं। ये एंड और ये एंड, ये एंड और ये एंड लगभग इक्वल हैं। तो दस blunt ended fragment can be joined to any other DNA fragment with blunt end। दोनों ब्लंट एंड के बने हुए डीएनए खंड किसी दूसरे ब्लंट एंड युक्त डीएनए से ही ये एंजाइम यूजफुल होता है सर्टन टाइप्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ब्लंट एंड युक्त डीएनए खंड का निर्माण करना है तो उस स्थिति में इसका उपयोग क्या हो सकता है, डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में। सेकंड बात करते हैं स्टिकी एंड की। स्टिकी एंड का क्या मतलब होगा कि जब डीएनए खंड, जैसे ये एक डीएनए है, इस पूरे डीएनए में एक एंड इस जगह से कट लगाता है एक रज्जु को, जबकि दूसरे रज्जु को इस भाग से कट लगाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि एक जो रज्जु होगी वो लंबी होगी और दूसरी ऊपर वाली रज्जु होगी वो लंबी होगी। इस प्रकार के एंड को हम स्टिकी एंड के नाम से जानते हैं और ये कभी कभी इस प्रकार के फॉर्म्स के अंतर्गत भी मिलते हैं। एक खंड ये होगा और दूसरा खंड इस प्रकार का बनेगा। तो हम इस प्रकार के एंड को क्या नाम देंगे, स्टिकी एंड कहेंगे। अब स्टिकी एंड युक्त डीएनए का निर्माण हम उस कंडीशन में करते हैं जब सामान्य रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए उसको प्रयोग करना है। स्टिकी एंड होने के कारण ये आसानी से किसी पूरक डीएनए के साथ में या पूरक डीएनए खंड के साथ में जुड़ सकता है। दो प्रकार के एंड्स युक्त डीएनए का निर्माण होता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है और क्लीवेज साइट कौन सी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उत्प्रेरित करते हैं, दो प्रकार के एंड बनते हैं, दो प्रकार के सिरे बनते हैं, तो इसमें से कौन सा सिरा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। उपयुक्तता की बात की जाती है तो स्टिकी एंड आर मोर यूजफुल देन ब्लंट एंड। स्टिकी एंड वाले होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए के किसी भी अन्य खंड के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। जैसे ये एक मेरे पास में डीएनए खंड है, एक डीएनए खंड ये है, दूसरा डीएनए खंड ये है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है। ठीक इसी प्रकार का दूसरा खंड बनता है, वो इस प्रकार का बनेगा। अब यहाँ पे इसके पूरक घटक पाए जाते हैं, ए सी जी है तो यहाँ पे इसके पूरक घटक पाए जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के पूरक होने के कारण ये आसानी से एक दूसरे के साथ में जुड़ सकता है, एक दूसरे के साथ में इजी वे से जुड़ सकता है। जबकि ब्लंट एंड होता है, ब्लंट एंड को आपस में जोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें रिपल्सन की प्रोसेस ज़्यादा होती है जबकि इसमें एट्रैक्शन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट सीक्वेंस के डीएनए अणु के साथ उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसीलिए डीएनए मैनिपुलेशन के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी डीएनए पे कार्य करता है, दो प्रकार के एंड्स बनते हैं, एक तो बनता है स्टिकी और दूसरा बनता है ब्लंट। उसमें से ज़्यादा यूजफुल कौन सा है, स्टिकी एंड या चिपचिपा चेहरा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैकेनिज्म के बाद में इन एंजाइमों का नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर प्रोसेस कैसे होती है। तो एंजाइमोलॉजी के अनुसार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण किसी विशेष प्रोसेस के द्वारा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ई को आर फर्स्ट है, ई को आर फर्स्ट, ये एक एंजाइम का नाम है। ठीक इस प्रकार का दूसरा नाम होता है वो हिंड, HIND, हिंड फर्स्ट या हिंड सेकेंड जैसे घटक है। तो ये एक एंजाइम का नाम होगा। अब इसमें नामकरण में क्या सिस्टम लागू होगा।
तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ, जो नाम का फर्स्ट लेटर है, जैसे ई को आ है, ये हमेशा उस सोर्स के जीनस का फर्स्ट लेटर होगा जिससे एंजाइम प्राप्त किया गया है। अब सोर्स कौन सा होगा, जैसे बैक्टीरिया से है, मान लेते ई कोलाई से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया है, तो उसके आधार पर उसको हम नाम देंगे। ई कोलाई से प्राप्त होने का, क्योंकि ई इरिसरई जीनस है, कोलाई उसका स्पीशीज है, तो पहला लेटर एंजाइम का होगा वो होगा उसके जीनस का पहला लेटर। तो इरिसरई कोलाई में ई आएगा, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सेकेंड, एंजाइम का जो लेटर होगा वो उस सोर्स के स्पीशीज से होगा, उसको भी पहले लेटर से और कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो जैसे कोली में सी पहला अक्षर है, पहला लेटर है, और उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद का सेकंड होता है, वो स्पीशीज का भी सेकंड लेटर होता है, लेकिन हम उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंजाइम का जो चौथा लेटर होता है वो हमेशा स्टेन को बताता है, जैसे आर पर पेड़ है तो ये क्या बोला, स्टेन। और लास्ट वाला जो रोमन अंक के अंतर्गत आता है, इसको हम इसकी कौन से नंबर पर उसको खोजा गया था, उसके आधार पर हम उनको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कह सकते हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कुल 4 अक्षरों से मिलकर बना होता है। 4 पद होते हैं। पहला पद होता है पहला सोर्स का जीनस का पहला लेटर कैपिटल लेटर। दूसरा होता है वो सोर्स की स्पीशीज का पहला लेटर कैपिटल लेटर के रूप में। तीसरा होता है सोर्स स्पीशीज का सेकेंड और स्मॉल लेटर में। चौथा होता है उसको हम लिखते हैं स्टेन के रूप में, तो उसको कैपिटल लेटर के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में ई कौन सी संख्या पे पाया जाता है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस प्रकार से उसको बार बार अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें हम नामकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दुनिया में कुल कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, कुल 600 से लगाकर कुल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, 600 to 900। तो ये सब क्या अलग अलग प्रकार के हैं या एक ही प्रकार का है? तो इसके लिए टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंतर्गत इसको कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला होता है, इसको हम कहते हैं टाइप फर्स्ट, दूसरा टाइप सेकेंड और तीसरा टाइप थर्ड। यानी कुल 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। अब ये तीनों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से प्रकार कैसे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैटेगराइजेशन करने का बेस क्या है। तो पहला जो बेस आता है वो है कि इनका कंपोजिशन कैसा है, किसका, एंजाइम का। सेकंड, इसके अंदर कौन सा कोफैक्टर रिक्वायरमेंट होता है, कोफैक्टर जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक होता है। और तीसरा होता है कि इसके नेचर क्या, नेचर ऑफ द टारगेट सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस पर कार्य करेगा। जैसे कोई ए और टी के मध्य के फॉस्फोएस्टर बंध को तोड़ता है, कोई सी और जी के मध्य, तो कौन से न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, कितनी सीक्वेंस की पैलिंड्रोमिक साइट पे कार्य करता है, इसके आधार पर इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। और लास्ट है पोजीशन ऑफ देयर डीएनए क्लीवेज साइट रिलेटेड टू द टारगेट सीक्वेंस। पहले हमने बता दिया इसको कि इसमें टारगेट साइट क्या होता है। तो कंपोजिशन, कोफैक्टर, टारगेट सीक्वेंस और पोजीशन ऑफ टारगेट सीक्वेंस के आधार पर इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। बात करते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट के प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। कैपेबल ऑफ बोथ रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज, नंबर फर्स्ट आता है इसका। किसमें कैपेबल है ये, मॉडिफिकेशन के लिए, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए। इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में को फैक्टर होता है, वो होता है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, एडोमेट, एटीपी और मैग्नीशियम प्लस, रिक्वायर्ड फॉर फुली एक्टिविटी।
इस प्रकार के कोफैक्टर यदि प्रेजेंट नहीं है तो टाइप फर्स्ट प्रकार के एंजाइम कार्य नहीं करता। इसके अंदर जो कंटेन होते हैं वो तीन प्रकार के, दो आर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, एक मिथाइलेशन सब यूनिट होती है और एक स्पेसिफाइड साइट होती है। ये अर्थात टाइप फर्स्ट प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को रैंडम लेंथ के आधार पर उसके रिकॉग्नाइज साइट से काटता है। किसकी क्लीवेज क्षेत्र होता है, क्लीवेज डीएनए एट रैंडम लेंथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज साइट। तो इस प्रकार के लक्षण युक्त सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को टाइप फर्स्ट प्रकार के कहा जाता है। सेकेंड टाइप के वो होते हैं जो टाइप सेकेंड कहलाते हैं। अब इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की विशेषता क्या होगी? तो नंबर फर्स्ट, दीज आर मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज्ड एज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला पॉइंट, कॉमन रूप से पाए जाते हैं और अधिकांशतः इसका यूजेज होता है। इसके अंतर्गत या इस प्रकार के टाइप सेकेंड प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंतर्गत केवल एक सब यूनिट होती है। इन एंजाइम की जो रिकॉग्नाइज साइट होती है वो सामान्य तौर पर अनडिवाइडेड होती है और उसके अंदर पाए जाने वाला पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड इन जनरल रूप से 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड युक्त होता है। 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे मैं सीक्वेंस बनाता हूँ A T C G C G, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हुए? 1 2 3 4 5 6, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुए। तो इन न्यूक्लियोटाइड के आधार पर टाइप सेकेंड के लिए जो रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड होंगे कितने होंगे? 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड युक्त। हमेशा टाइप सेकेंड के लिए रिकॉग्नाइज साइट और डीएनए क्लीवेज एक सेम जगह से होता है। इन एंजाइम्स के प्रयुक्त होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। तो दे डू नॉट यूज एटीपी फॉर देयर एक्टिविटी एंड दे यूजली रिक्वायर ओनली मैग्नीशियम 2+ एज ए कोफैक्टर। जबकि टाइप फर्स्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के कोफैक्टर की जरूरत पड़ती थी, इसमें केवल और केवल क्या पड़ता है? मैग्नीशियम। तो टाइप फर्स्ट के तुलना में टाइप सेकेंड है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसलिए जनरल रूप में अधिकांश प्रयुक्त होने वाले एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकेंड प्रकार के। तीसरे प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जिनको टाइप थर्ड कहा जाता है। अब थर्ड में क्या क्या कैरेक्टर होंगे इसके? बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर की बात करें अपन तो टाइप थर्ड रिकॉग्नाइज्ड 2 सेपरेट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एट द इन्वर्सली ओरिएंटेड नॉन पैलिंड्रोमिक खंड होते हैं। दोनों अलग अलग, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पैलिंड्रोमिक से होता है, ये नॉन पैलिंड्रोमिक खंड पे कार्य करता है। और इसके द्वारा जो डीएनए काटा जाएगा वो लगभग 20 से 30 बेस पेयर का होता है। द एंजाइम कंटेन मोर देन 1 सब यूनिट एंड रिक्वायर adenosine S adenosine methionine and ATP cofactor for their roles in DNA methylation and restriction। मिथाइलेशन डीएनए के साथ मेथिल समूह के जोड़ने के आधार पर है, मेथिलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो टाइप सेकेंड के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके मिथाइलेशन के लिए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो इन 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि टाइप सेकेंड प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल भी है और इजी वे से प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स भी हैं। उन एंजाइमों का पैलिंड्रोमिक साइट होती है वो डीएनए सीक्वेंस होता है छोटा होता है और एक से अधिक पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड पर कार्य कर सकता है। 3 प्रकार के टाइप पढ़ने के बाद कभी कभी चौथे प्रकार का टाइप्स और भी मिलता है जिसको टाइप फोर्थ कहते हैं। इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव ओनली नॉर्मल एंड मॉडिफाइड डीएनए, मिथाइलेटेड, हाइड्रोमिक्स्ड मिथाइलेटेड एंड ग्लूकोसाइड हाइड्रोऑक्सी मिथाइलेटेड बेस, मॉडिफाइड डीएनए और नॉन
नॉन मॉडिफाइड डीएनए पर समान रूप से कार्य करने वाला है। रिकॉग्नाइज सीक्वेंस होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। जैसे एक पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड होता है जिसमें 6 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, तो वो वेल डिफाइंड हो गई, इसमें कोई डिफाइन जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। और क्लीवेज अप टेक प्लेस 30 बेस पेयर अवे फ्रॉम वन ऑफ साइट, एक साइट से कितने दूर होते हैं, 30 बेस पेयर की दूरी तक, यानी 30 बेस पेयर लंबे डीएनए खंड का निर्माण कर सकते हैं। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूजेज क्या होता है, तो अब बात करते हैं अपने यूजेज। इस यूजेज को हम एप्लीकेशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से इसको पढ़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्लोनिंग के लिए या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए डीएनए खंड को तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर नए सीक्वेंस को जोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेस, ये दो मुख्य प्रोसेस हुई। एंड सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी टू कट डीएनए into smaller strand in order to study fragment length differences among individuals। RFLP डीएनए खंडों के, जिसको हम RFLP रेस्ट्रिक्शन लेंथ फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे, के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे बड़ा यूज होता है। और लास्ट इसका एप्लीकेशन है कि ईच ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। हम तीनों पॉइंट के पढ़ने के बाद में आसानी से कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य जो रोल होता है, जो एप्लीकेशन होती है, वो बायोटेक्नोलॉजी में और जीन क्लोनिंग के अंतर्गत होती है। और इसके साथ साथ में इसका RFLP में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में, छोटे से टॉपिक के लिए हम डिस्कस किया हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एग्जाम्स के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से एग्जाम्पल के रूप में होते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक या दो एग्जाम्पल दीजिए, या भी पूछा जाता है उसका नामकरण प्रोसेस कैसे किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।